अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। बेटा, आज का हमारे पास 9th फिज़िक्स का टॉपिक है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको देखने से पहले आप एक छोटी सी एक्टिविटी देखिए। ये आप एक एलिफेंट देख रहे होंगे, काफ़ी बड़ा सा एलिफेंट और एक छोटा सा स्टोन, लेकिन हैं दोनों सेम हाइट पे। अगर हम इनको ड्रॉप करते हैं यहाँ से, तो कौन सी चीज़ पहले ज़मीन पे पहुँचेगी और कौन सी बाद में? यकीनन आपका आंसर होगा कि एलिफेंट पहले पहुँचेगा, स्टोन बाद में पहुँचेगा। तो काइंडली आप ज़रा देखिएगा इस एक्टिविटी में। दोबारा देखें। जी तो बेटा, आपने देखा कि ये दोनों के दोनों एट ए टाइम सेम टाइम में ज़मीन पे पहुँचे। तो बेटा ऐसा क्यों होता है? होता ये है कि ज़मीन हर बॉडी को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो वो सेम एक्सेलरेशन से ज़मीन की तरफ मूव कर रहते हैं, इररेलेवेंट टू देयर मैसेज। मैस उनका कम है, मैस उनका ज़्यादा है, जितना मर्ज़ी कम ज़्यादा होता रहे, लेकिन वो ज़मीन की तरफ सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होते हैं। तो इसी को हम बेटा कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोई इरेज़र, पत्थर लें, कोई शॉर्पनर लें, कोई छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स लें, भारी और हल्के, उनको आप ड्रॉप करें तो आप देखेंगे कि वो सेम एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन पे ड्रॉप होते जाएंगे। इसी को समझने के लिए एक छोटी सी वीडियो आप देखें। This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems, and that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel, so that this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell. जी तो बेटा, आपने देखा कि ये जो बॉल है वो पहले आ गई और फीदर्स बाद में आए। अब आपके जहन में भी होगा कि अभी तो हमारे टीचर हमें बता रहे थे कि सेम टाइम में सेम एक्सेलरेशन से आएंगे, तो ऐसा कैसे हुआ? बेटा इसकी वजह ये होती है एयर फ्रिक्शन, हवा की रुकावट। अगर यहाँ से इस चैम्बर में से हवा को निकाल दिया जाए तो फिर ये दोनों के दोनों भले जितना मर्जी मास में डिफरेंस हो, ये इकट्ठे ही आएंगे। अब इसी को आप दोबारा एक नज़र दोबारा से देखें। नेक्स्ट, अब इसमें से हवा को रिमूव करेंगे और फिर इसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। To the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside.
6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCB 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. जी तो बेटा आप लोगों ने देखा कि जब इसी चैम्बर में से एयर को रिमूव कर दिया गया तो इसके बाद जब ये बॉल और फीदर्स परों को फेंका गया तो ये एट ए टाइम अर्थ पे एट ए टाइम ज़मीन पे पहुंचे। Exactly. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. जी तो यही थी बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ हमेशा एक के टाइम में एक ही एक्सेलरेशन से ज़मीन की तरफ पहुंचेंगे। अच्छा बेटा ये फ्रीली फॉलिंग बॉडीज से मुराद क्या है? जिन्हें आप आज़ादाना तौर पे गिरने दें। जैसे ही आपके पास एक पॉइंटर नज़र आ रहा होगा, अगर इसको मैं ऐसे ज़ोर से फेंकता हूँ तो ये फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ नहीं होगा। फ्रीली फॉलिंग कब होगा? जब मैंने इसे पकड़ा और ऐसे करके आराम से ड्रॉप कर दिया। जी तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब होता क्या है बेटा जी? होता कुछ यूं है कि जब भी आप किसी बॉडी को ड्रॉप करना चाह रहे हैं, आपने इसे हाथ में पकड़ा हुआ है, तो अभी इसकी वेलोसिटी होगी 0। 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10, अगले 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20, फिर 1 सेकंड के बाद 30, 1 सेकंड के बाद 40 और 1 सेकंड के बाद 50। अगर आप गौर करें तो हर 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी में कितना फ़र्क आ रहा है? 10 का डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है। यानी 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी में 10 का इजाफा इंक्रीज़ हो रहा है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही हो तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव। और है कितना एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ज़मीन पे जो इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हर 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी में 10 का इजाफा होगा। इससे आप ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि कितनी देर के बाद कितनी वेलोसिटी होगी। फ़र्ज़ करें अगर आपसे कोई पूछे कि 4 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी तो आप इजीली कहेंगे 40। अगर पूछा जाए 3 सेकंड के बाद कितनी होगी तो आप इजीली बता सकते हैं 30। 5 सेकंड के बाद कितनी होगी इजीली आप बता सकते हैं 50। ऑन रिवर्स अगर आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उसकी वेलोसिटी में हर 1 सेकंड के बाद 10 की कमी आना शुरू हो जाएगी। मसलन शुरू में अगर 50 थी, 1 सेकंड बाद हो जाएगी 40, फिर 1 सेकंड के बाद हो जाएगी 30, फिर 20, 10 और फिर 0। यानी हर 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी में 10 का डिक्रीज कमी होना शुरू हो जाएगी। अब आपको याद होगा कि जब वेलोसिटी में कमी हो रही हो तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ऊपर की तरफ जाते हुए जो बॉडीज़ हैं उनका एक्सेलरेशन होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर की तरफ भी आप एज्यूम कर सकते हैं कि हर 1 सेकंड के बाद या 2 सेकंड के बाद उसमें कितनी कमी हो चुकी होगी। तो फ़र्ज़ करें शुरू में 50 आपसे पूछा जाए 2 सेकंड बाद कितनी रह जाएगी तो आप कहेंगे 30। अच्छा एक बात का और आप जहन में रखिएगा, जब आप किसी बॉडी को ऊपर को थ्रो करते हैं तो 50 होगी, फिर 40, 30, 20, 10 और 0। यानी ऊपर की तरफ जाते हुए आखिरी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। ऊपर की तरफ जाते हुए आखिरी वेलोसिटी 0। उसके बाद वो बॉडी वहां रुकेगा नहीं, वो फौरन ही नीचे वापस आना शुरू हो जाएगा। अब बेटा अगला सवाल कि किसने प्रूव किया और कैसे प्रूव किया? तो सबसे पहले जिसने इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को नोटिस किया वो थे गैलीलियो नामी एक साइंसदान। कैसे उन्होंने बेटा इसे प्रूव किया? वो पीसा का एक टेढ़ा टावर है उसके ऊपर चले गए मुख्तलिफ पत्थर लेके और लोगों को बुलाया कि आओ भाई देखो। फिर उन्होंने क्या किया, एक भारी और एक हल्के पत्थर को फेंका
और लोगों ने नोटिस किया कि वो सारे के सारे सेम एक्सेलरेशन के साथ सेम टाइम के साथ ज़मीन पे पहुंचते रहे। तो इस तरह से उन्होंने प्रूव किया कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ हैं इनका एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहता है। जी, तो बुक से बेटा आप क्या याद करेंगे, ये वाला पैराग्राफ याद करना है, लेकिन इसमें से मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा ये वाला एक पैराग्राफ आपने याद करना है। तो इस पैराग्राफ में से क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको रेड लाइन में नज़र आ रहा होगा। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि किसने प्रूव किया, तो आप ये रेड वाली लाइनें लिखेंगे कि गलीलियो था फर्स्ट साइंटिस्ट, यानी इसमें से आप सवाल खुद बनाएंगे। सबसे पहला सवाल बनाएंगे कि हु प्रूव द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कांस्टेंट, तो ये आप फर्स्ट वाला पैरा लिखेंगे। अगर आपसे सवाल पूछा जाए हाउ, कैसे प्रूव किया, तो फिर ये जो येलो रंग की कलर्स की लाइन नज़र आ रही है ये आप लिख देंगे। अगर आपसे डिफाइन पूछ ली जाए कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता क्या है, तो ये ग्रीन लाइंस, और अगर इसकी वैल्यूज़ पूछी जाएं तो फिर ये पिंक लाइन। तो इस पैराग्राफ में से आपने 4 क्वेश्चंस बनाने हैं और उनके आंसर्स लिखने हैं। फिर बेटा ये इक्वेशन ऑफ मोशंस हमने पढ़ी थी, 3 इक्वेशन, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्केयर, 2AS इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर। बेटा जब ऑन द सरफेस सतह ज़मीन पे रोल कर रहा हो ऑब्जेक्ट, तो तब हम एक्सेलरेशन को आर्म एक्सेलरेशन कहते हैं या लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। जब कोई बॉडी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जब इन इक्वेशंस को आपने इस्तेमाल करना हो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिए, तो हर जगह पे ए, जहाँ जहाँ आपको ए नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आप जी लिखेंगे, जहाँ जहाँ ए नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ जी लिखेंगे। दूसरी बात बेटा, जब आप सड़क पे चल रहे होते हैं तो आप कहते हैं मैंने इतना डिस्टेंस तय कर लिया, 2 किलोमीटर का फासला कर लिया, 1 किलोमीटर का फासला तय कर लिया। जब हम ऊपर की तरफ डिस्टेंस मेजर करते हैं, जैसे आप छत का मेजर करेंगे ज़मीन से छत का डिस्टेंस, तो उसे फिर डिस्टेंस नहीं कहते, फिर हम कहते हैं हाइट, कि छत की हाइट इतनी है। तो जहाँ पे डिस्टेंस यानी एस नज़र आ रहा हो वहाँ वहाँ आप लिखेंगे एच फॉर हाइट, जहाँ जहाँ एस नज़र आ रहा हो वहाँ वहाँ आप लिखेंगे एच। तो पहली इक्वेशन में इस ए की जगह पे आ जाएगा जी, दूसरी इक्वेशन में इस एस की जगह पे आएगा एच और इस ए की जगह पे आएगा जी, तीसरी इक्वेशन में इस ए की जगह पे जी आएगा और एस की जगह पे एच आएगा। तो आपने उन्हीं इक्वेशंस को याद कर लेना है, बस इन 2 टर्म्स को चेंज करते हुए। फिर बेटा इस किस्म के सवाल जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के होंगे और उनके एग्जांपल्स न्यूमेरिकल, उनको जब हम हल करने लगेंगे तो क्वेश्चन में डाटा गिवन हो या ना हो, ये डाटा आपने अपने पास से उसके गिवन डाटा में नोट कर लेना है। कि जब भी सवाल में बताया हो कि बॉडी जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो आपने लिख लेना है कि Vi 0 होगा और G +10 होगा। जब डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रहा हो तो आप क्या कहेंगे, Vi 0 और G -10। जब अपवर्ड हो, ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो Vf 0 होगा और G होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी बात आपने इन एग्जाम्पल न्यूमेरिकल में ये ख्याल रखनी है कि जितना टाइम किसी बॉडी को ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम ही नीचे आने में। अगर एक बॉडी ऊपर 2 सेकंड में गया है तो नीचे भी 2 सेकंड में आएगा, अगर ऊपर 3 में गया है तो नीचे भी 3 सेकंड में। तो कल का काम 4 सवाल इसमें से ये इक्वेशन ऑफ मोशंस आप लिखेंगे और इसके अलावा ये वाला अपनी नोटबुक्स पे लिखेंगे और याद करेंगे। उम्मीद है आप लोग खैर व आफियत से होंगे। तो बेटा जी इसके साथ साथ आप लोगों ने एक और बात का भी ख्याल रखना है कि आप लोगों ने अपने रोल नंबर, नेम पहली 2 लाइनों में ठीक से लिखने हैं। बेटा कैसे ठीक से लिखने हैं आपने, जैसे कि आपको बताया है कि सबसे पहले आपने वहाँ पे लिखना है ऐसे अपना रोल नंबर 9G या फिर B। इसके शुरू में रोल नंबर नहीं लिखना, सीधा लिखना शुरू कर देंगे 9G या B, गर्ल्स या बॉयज़। फिर अपना रोल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4। फिर बेटा इसी लाइन के सामने आप अपना नेम लिखेंगे, जो भी आपका नेम है। नेक्स्ट लाइन में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में आप लोगों ने सब्जेक्ट लिखना है और उसके अलावा क्लास लिखनी है। पहले आपने क्लास लिखनी है, क्लास में भी आप सिंपल इतना सा लिखेंगे क्लास, लिख के आगे लिखेंगे 9 गर्ल्स या फिर 9th बॉयज़। फिर सामने आप लिखेंगे सब्जेक्ट का नाम फिज़िक्स,
पूरा लिखेंगे फिजिक्स, और ब्रैकेट्स में आप लिखेंगे लेक्चर नंबर जो भी आपका होगा। तो इस तरह ये 2 लाइनें आपने हर रोज़ ठीक से लिखनी है। फिर जब आप एकेडमी में असाइनमेंट जमा करवाने हैं तो जो सबसे पहला सफ़ा है ना, उसके टॉप पे टीचर का नाम आपने ज़रूर लिख डालना है, ठीक है। जैसे मुझे जमा करवानी होगी तो टीचर का नाम सकलैन। हम बेटा वहाँ एकेडमी में रश नहीं करना चाह रहे होते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि बच्चे जल्दी से आएँ और जल्दी से निकल जाएँ कोविड की वजह से। तो आप लोगों ने इस पैटर्न को ज़रा फॉलो करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।